तो कैसे हो बच्चों? होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 4 के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नेम है इंडियन एथिक्स। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट था वो था एथिक्स एंड वैल्यूज। बट हमारा जो इंडिया का जो एथिक्स है वो एकदम वर्ल्ड से डिफरेंस है, तो हम उसको इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इंडियन एथिक्स को वर्ल्ड के एथिक्स से डिफरेंस मान सकते हैं, और वो कौन कौन से एथिक्स हैं जो हमारे इंडिया के अपने एथिक्स हैं। जैसे हमारे एथिक्स में आता है लेसन फ्रॉम द महात्मा गांधी। तो जो हमारे महात्मा गांधी जी ने हम फादर ऑफ द नेशन प्री इंडिपेंडेंट एरा कहते हैं, तो उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जो डेट लाइन मैंने लिख रखी है ये इम्पोर्टेंट है, जस्ट बिकॉज क्योंकि अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट चाहिए होंगे जो आप इस डेट लाइन का यूज़ करके बना सकते हैं। और अगर हम डेट का यूज़ करते हैं लिखते समय तो क्या होता है, हमारे जो भी लिखने की जो चीज़ें जो हम लिख रहे होते हैं वो एक ऑथेंटिक मानी जाती है, क्योंकि आपने प्रॉपर डेट का यूज़ किया होता है। लेकिन इसमें कंपलसरी तो नहीं कह सकते, बिकॉज ये कोई हिस्ट्री का चैप्टर नहीं है या फिर हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है। ये बस एथिक्स है, बस हमको उसको एक्सप्लेन करना है। लेकिन चीज़ें अगर अच्छी ऑथेंटिक दिखे तो इसमें एग्जाम में और फायदेमंद होता है। तो जो लेसन्स फ्रॉम द गांधी कौन कौन से, बी नॉन वायलेंट, कैसे लाइक नॉन वायलेंट को उन्होंने प्रमोट किया था, इस चीज़ के ऊपर आप लिख सकते हैं। तो इंडियन एथिक्स जब भी हमारा आएगा उसमें लेसन्स फ्रॉम द गांधी जरूर आएगा। अगर इस टॉपिक्स के बारे में लिखने की बात है कि हाउ इंडियन एथिक्स एंड हाउ द एथिक्स इन इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, तो आप इस चीज़ को टोटली लिख सकते हैं। बी ट्रूथफुल, लाइक कैसे महात्मा गांधी ने ट्रूथफुलनेस को प्रमोट किया था। बी सिंपल, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे महात्मा गांधी उतने बड़े पद पे या फिर इंडिया के फादर ऑफ द नेशन प्री इंडिपेंडेंट एरा में रह के भी वो इतना सिंपल एक धोती एंड कुर्ता, या फिर सॉरी बस एक धोती में रहा करते थे। तो इतना सिंपल इंसान को होना चाहिए। बी परसिस्टेंट, बी फॉरगिविंग, बी सेल्फलेस, बी हम्बल, बी कॉम्पेंसिनेट कॉम्पेंसिनेट, एंड बी कॉरेजियस एंड बी होपफुल। तो ये सारी हमारी जो लर्निंग्स थी ये हमारी महात्मा गांधी के अंदर से आई हुई थी, जिसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करके अपने आंसर शीट में लिख सकते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोसाइटी एंड ट्रस्टशिप, कैसे सोसाइटी पूरी ट्रस्ट पे चलता है, इस चीज़ के बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे ट्रस्ट इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एनी सोसाइटी, ट्रस्ट कोई सी भी सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये लाइक ट्रस्ट को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, सपोज आप एक पर्सन हुए, पर्सन ए, आपके लाइक छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप उसको कहाँ भेजेंगे, आप उसको किसी यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल में भेजेंगे। तो इस स्कूल पे आपको पूरा पूरा ट्रस्ट है कि आपके बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाएगी। ये हमारा होता है सोसाइटी एंड ट्रस्टशिप। और इस स्कूल को लाइक एक यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको वही बच्चों को भेजना है आगे चल के यूनिवर्सिटी में। तो इस यूनिवर्सिटी को ये पूरा पूरा भरोसा है कि जो इस स्कूल ने जो लर्निंग दी है वो उस बच्चे के लिए बेनिफिशियल है। एंड फिर जो कंपनी आपको जो जॉब दे रही है, इसको पूरा तरह भरोसा है कि जो यूनिवर्सिटी ने आपको लर्निंग दी है वो हमारे मार्केट के लिए ज़रूरी है। ये होता है टोटल ट्रस्ट। जो ट्रस्ट इस कंपनी को यूनिवर्सिटी पे है, सेम वही वैसा ही ट्रस्ट इस यूनिवर्सिटी को स्कूल पे है, और स्कूल को आप पे है, या फिर आपको स्कूल पे है। तो ये पूरा सोसाइटी जो हमारा है वो ट्रस्ट पे चल रहा है। इट अलाउज पीपल टू कोऑपरेट विद ईच अदर, जो कि हमारा अगर ट्रस्ट ना हो तो एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन जो हमने जो हमारी पढ़ी थी फंक्शनलिज्म थ्योरी में, वो पॉसिबल ही नहीं है जब तक एक दूसरे पे ट्रस्ट ना हो। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी आपकी कोई बीमारी हो जाए, आपको भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर आपको कोई वेलबींग हो जाए, सॉरी जो आपको कुछ चीज़ें हो जाए जो फिर डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, तो आप कहाँ जाएंगे, टीचर के पास या डॉक्टर के पास? ऑब्वियसली डॉक्टर के पास, क्योंकि आपको पूरा उस पर ट्रस्ट है कि यही वो पर्सन है हमारी सोसाइटी में जो ठीक कर सकता है। एंड लाइक इट टू बिल्ड रिलेशनशिप एंड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। एंड कम्युनिटी भी कब एस्टैब्लिश होती है, जब एक दूसरे में ट्रस्ट हो। जब तक सोसाइटी में ट्रस्ट ना हो तब तक एक दूसरे से कोई भी रिलेशनशिप या फिर कोई भी कम्युनिटी हम एस्टैब्लिश कर ही नहीं सकते हैं। ट्रस्ट इज इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। कोई सी भी बिजनेस या किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर किसी भी प्रॉस्पेरिटी के लिए ट्रस्ट किसी भी सोसाइटी में, चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो, चाहे वो इंटरनेशनल सोसाइटी हो, या फिर कहीं भी किसी अनदर कंट्री की सोसाइटी हो,
ट्रस्ट बिना कोई भी सोसाइटी या फिर कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी ग्रोथ एंड कोई भी प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती है। तो इस चीज़ को अगर आपको सोसाइटी एंड ट्रस्टशिप से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछे, इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करके अगर आप लिख देंगे तो आप पूरे मार्क्स को डिजर्व करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में अगर आपको लिखने को आए, क्योंकि इंडियन एथिक्स में आपको ये चीज़ें आती है, तो हम ये लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक फ्रेमवर्क देती है कैसे हमारा जो भी लेजिस्लेचर एंड जो भी हमारा हमारा जो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये कैसे एक दूसरे से पे डिपेंड होके काम कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क कहाँ डिफाइंड है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने आर्टिकल्स हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इट गारंटीज फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट जिसको हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे इसी सब्जेक्ट में, तो वो क्या होता है फंडामेंटल राइट, और सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे वो हमें दे रहा होता है। जो हमारा आर्टिकल 14 से आर्टिकल 35 तक जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो कैसे हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है एंड कैसे वो कॉर्नर स्टोन की तरह प्रूव होता है हमारी सोसाइटी में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इट प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करता है। सोशल को कैसे प्रमोट करता है, लाइक कोई भी नीची जाति का या फिर एस सी एस टी का जो हमारे ट्राइबल्स कम्युनिटी है, इनको सपोर्ट करता है, इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी, आई थिंक हमसे ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में दे रहा होता है। एंड इकोनॉमिक जस्टिस, जैसे अभी एक गवर्नमेंट का लॉ आया है, जो हमारे जो फाइनेंशियली कंडीशन जो कम लोग हैं उनको गवर्नमेंट पैसे देती है या फिर कुछ चीज़ों में छूट देती है या फिर राशन में वगैरह। तो इसको हम इकोनॉमिक जस्टिस में भी देख सकते हैं। तो इट प्रोवाइड सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये हमें एक नेशनल आइडेंटिटी देने की कोशिश करता है। तो हमने इस चैप्टर में इतना चीज़ों को देखा। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, सोसाइटी एंड ट्रस्टशिप को आप अब एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा आता है डीपीएसपी। डीपीएसपी हमारा क्या है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उन पार्ट्स में से हमारा एक पार्ट है डीपीएसपी, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जिसको आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा डीपीएसपी। क्योंकि डीपीएसपी हमें, लाइक ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ वो पार्ट है जो कि हम पे लागू होता नहीं है, बट ये एक लाइक सजेशंस है। जैसे ये पार्ट 4 में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि आर्टिकल जो 35 हमारा फंडामेंटल राइट खत्म होता है वहां से ये शुरू होता है। तो ये आर्टिकल 36 से 51 तक जाता है। तो डीपीएसपी का ये रूल है कि लाइक डीपीएसपी इज नॉट कंपलसरी। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी तो हमारा देश उस टाइम उतना अमीर नहीं था जितना कि आज है, और जितनी फैसिलिटीज आज दे सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे जो सोसाइटी के लोगों को या फिर हमारे देश का जो एक इंडिविजुअल है वो डिजर्व करता है। तो इस चीज़ को डीपीएसपी के अंदर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, जो कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसने उसमें उस चीज़ को डाल दिया था कि हाँ डीपीएसपी में ये चीज़ें हैं, ये फैसिलिटीज़ है जो आगे चल के इंडिया को मिलनी चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल मैं लेने की कोशिश करूंगा। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत। जो पंचायत है, पंचायत सिस्टम है, जैसे विलेज में एक मुखिया होगा, मुखिया को पैसे आएंगे, या फिर एक वार्ड सदस्य होगा। इन सारी चीज़ों का जो एक्सप्लेनेशन था वो आर्टिकल 40 में था, और अब इसे लागू कर दिया गया इन 1991 एंड 1992 के आसपास। जस्ट बिकॉज 1990 से पहले इंडिया इतना अमीर नहीं था कि वो मुखिया को या फिर वार्ड सदस्यों को डायरेक्ट फंड दे सके अपने जो भी एरियाज में नाली रोड वगैरह विकास करने का। लेकिन 1992 के बाद से तो इंडिया के पास उतनी कैपिटल, उतनी वो वर्कफोर्स आ चुकी थी कि वो एक नया सिस्टम डिजाइन कर पाए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिस पे। तो इसलिए हमारे आर्टिकल 40 को लागू कर दिया गया, विलेज पंचायत विद द हेल्प ऑफ द पार्लियामेंट। सो नेक्स्ट हमारा आता है राइट टू वर्क। ये राइट टू वर्क अभी लागू नहीं है, बट इसकी एक लाइक सजेशन हम देख सकते हैं, मनरेगा। मनरेगा एक योजना जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई थी, आई थिंक इंदिरा गांधी या फिर
राजीव गांधी, इन दोनों में से किसी एक ने चलाया था, मुझे उतना कुछ याद नहीं आ रहा, बट आप एक बार चेक जरूर कर लेंगे एग्जाम जाने से पहले, ताकि आप इसके डीपीएसपी का जब एग्जाम्पल आए तो आप उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। तो राइट टू वर्क में क्या था, लाइक वर्कर जो कि रजिस्टर्ड है उनको एक मिनिमम वेज देने का, चाहे वो उन्हें जॉब मिले या ना मिले, उनके एक सैलरी देने का वो था, उसमें प्रावधान था। तो हमारा आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये हमारे डीपीएसपी के अंदर मेंशन्ड है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम ये नीड देखी गई थी कि आगे चल के कभी एक ऐसा टाइम आएगा जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत पड़ेगी, जो अभी मोदी गवर्नमेंट जिसको पूरी तरह से लागू करने की पूरी कोशिश कर रही है। बट कुछ लोग इसको सजेशन ऐसे बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइक एक असंवैधानिक है। नहीं, ये आर्टिकल 14 में पहले से ही डीपीएसपी में मेंशन्ड है कि इसकी ज़रूरत लोगों को पड़नी चाहिए इन फ्यूचर, और जो आज जब पढ़ रही है तो गवर्नमेंट उसको पूरी तरह लागू करने की पूरी कोशिश कर रही है। जो हमारा आर्टिकल 47 है, ये हमारा इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ये हमारा अधिकार है कि हमें एक इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ मिले, लेकिन कब, जब हमारे देश उस चीज़ को हमें देने में सक्षम हो, तो उसे तब लागू लागू कर दिया जाएगा। जो हमारा आर्टिकल 49 है, ये हमारा कहता है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी हमारा डीपीएसपी का पार्ट है। जो भी हमारा पब्लिक प्रॉपर्टी है, या फिर सपोज गार्डन हो गया, या फिर रोड हो गया, या जो एरियाज हो गया हमारे आसपास के जो कम्युनिटी के लिए है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का भी प्रावधान है डीपीएसपी में। जब हमारा आर्टिकल 51 हो गया इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल पीस लाइक अगर सपोज आपके पड़ोसी जैसे बांग्लादेश, ये देश अगर लड़ रहे हैं, तो इनको हम क्यों इसमें इंटरफेयर करेंगे। हमारा आर्टिकल है 51, आर्टिकल 51 डीपीएसपी का जो पार्ट है, ये कंपलसरी नहीं है। सपोज बांग्लादेश में अभी युद्ध चल रहा हो किसी देश के साथ, तो हम इस पे लाइक हम हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो उसकी हेल्प करो, या फिर उसकी अपनी हाल पे छोड़ दो। तो ये हम अकॉर्डिंग टू द नीड कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी जो हमारा है कंपलसरी नहीं है। इंटरनेशनल पीस हमारा कंपलसरी नहीं है, इंडिया चाहे तो उसमें इंटरफेयर करे, चाहे तो ना करे। इस चीज़ को हमारे जो भी डीपीएसपी है उसमें मेंशन्ड है। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैंने चीज़ों को ब्रीफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ताकि जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको अगर जो भी टॉपिक्स दिखे, उस टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप कुछ ना कुछ लिख पाओ। तो आप एक बार ये डेट भी देख लेंगे, और जो भी टॉपिक्स है इसके बारे में लिखने की कोशिश करेंगे। ऐसे आपको वीडियो देख के मैं 100% बोल सकता हूँ कि आपको वीडियो देखने से लाइक 50% अगर फ़ायदा हो रहा होगा, तो आप उस चीज़ को देख के टॉपिक वाइज अगर आप लिखने की कोशिश करते हैं, तो आपका जो भी होता है 110% का फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं उसको लिखने की कोशिश करें, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उसको आप लिखने की ज़रूर कोशिश करें। इससे क्या होगा, आपके जो भी एग्ज़ाम में लिखने की जो कैपेसिटी है, या फिर जो लिखने का जो स्पीड है, या फिर आप क्या लिख रहे हैं, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर वगैरह सारे इम्प्रूव होंगे। तो होप आपको इसको लिखने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हमारे यूनिट 5 में। जो हमारा यूनिट 4 यहाँ तक कवर हो चुका है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।